वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं पीपीटी बेस्ड मेथड पे स्विच नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। तीन चार दिन एक्चुअली में ऐसा था कि ऑर्डर रैंकिंग का वो जो सेगमेंट है ना बच्चे, उसके क्वेश्चंस बड़े थे, थोड़े 7 8 10 लाइन के थे। अगर उसको मैं बोर्ड पे लिखवा के कराऊँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लिया। मैंने क्या किया, पीपीटी बना ली थी उसकी। बट डोंट वरी, ये बैच एसएससी का जो मैंने आपको पूरा बोल रखा है, ये पूरे का पूरा मैं विदाउट पीपीटी क्वेश्चन फ्रेम आपके सामने करूँगा, ताकि आप जिस वे में कंफर्टेबल हो आप उसी वे में पढ़ सको। मुझे कोई परेशानी नहीं है, एग्जैक्टली सेम चलता रहेगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा एसएससी वाला बैच है उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ऑल्दो आज मुझे कई सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर कोडिंग डिकोडिंग में जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, जो अदर सेगमेंट है, उन सबको बताएं। लेकिन उन बच्चों से ज़्यादा जो मैसेजेस थे वो थे सिलॉग्स का। तो मैं चाहता हूँ कि आज की जो नेक्स्ट 45 मिनट है, उस नेक्स्ट 45 मिनट्स में मेरी अपनी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सिलॉग्स कंप्लीट करा दूँ। इन केस नहीं हो पाता है तो कल दोबारा उसकी क्लास करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मेरा एक और चैनल है, उसमें कुछ बच्चे आए हैं लेकिन बहुत सारे स्विच नहीं कर रहे हो। यार देखो एक बार, उसमें वो जो चैनल है, जैसे ये पीरियड है जीएस और रीजनिंग से, वैसे वो पीरियड है नॉर्मल, जिस पे मैं जो खुद की लिखी हुई गज़लें हैं, नज़्म है, वो पढ़ के मैं अपलोड करता हूँ बस। पॉडकास्ट भी मैंने कई सारे टीचर्स के अपलोड कर रखे हैं उस पर, लेकिन पॉडकास्ट फ़िलहाल मैंने बंद कर रखा है। अब नेक्स्ट सेशन में शुरू करूँगा। अभी नज़्में जो है वो मैं लिख रहा हूँ, और एक सारी की सारी नज़्में मेरी खुद की लिखी हुई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ उस पर। तो बिल्कुल एक बार विजिट करें, देखें, और ठीक लगे तो फिर तो पता ही है क्या करना आपको। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक ये, जिसका नाम है एक्चुअल में क्या, ये, लेकिन हम इसको प्यार से क्या बुलाते हैं, हम इसको प्यार से बुलाते हैं सिलॉग्स। क्या बुलाते हैं प्यार से अपन इसको? प्यार से हम इसको बुलाते हैं सिलॉग्स। देखो पहले समझो, सिलॉग्स एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए अब खासा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्री में भी 4-5 क्वेश्चन, मेंस में भी 4-5 क्वेश्चन। अब प्री में 3 क्वेश्चन के आसपास नॉर्मली रहता है, और जो मेंस है, मेंस में ये रिवर्स सिलॉग्स का एक नया पैटर्न है, वो पूछना इन्होंने शुरू कर दिया। बहरहाल अपने को एसएससी का पैटर्न पढ़ना है तो एसएससी का पैटर्न पढ़ेंगे। पहले ये जो सिलॉग्स वर्ड है ना, इसका मतलब समझ लीजिए। सिलॉग्स वर्ड का बेसिक मतलब क्या है? टू कंक्लूड। क्या मतलब है इसका? टू कंक्लूड। ये जो कंक्लूड है बेसिकली क्या कह रहा है? कंक्लूजन। क्या कह रहा है आपसे? कंक्लूजन। ध्यान से देखें ना, बस 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ें अपन क्लियर कर लेंगे। कंक्लूजन, और इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। देखो हिंदी में अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ वर्ड्स या स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं पहले से। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। तो टू कंक्लूड, कंक्लूजन से। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी चीज़ को कंक्लूड कब करते हो? जब उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। और इस चैप्टर में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को बोला जाता है स्टेटमेंट। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में अपन उसको क्या बोलते हैं? कथन। इसका मतलब ये इस पूरे का पूरा चैप्टर, थ्रू आउट द चैप्टर, किसके आसपास टर्न करने वाला है? इसी दोनों वर्ड्स के आसपास चेक करेगा। कुछ स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको उस स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ नीचे कंक्लूजन गिवन होंगे, और आपको फाइनली चेकआउट करना। तो देखो बच्चे, ये जो सिलॉग्स का टॉपिक है, ट्रेडिशनली लोग 3-4 डिफरेंट मेथड से पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, 50-100। लेकिन अब जो मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट फिजिबल मेथड जिसको अपन कंसीडर करें, वो है हमारा वेन डायग्राम का। तो हम भी इसको वेन डायग्राम में ही पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझो ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट है जब दिया होगा और नीचे 2-3 कंक्लूजन होंगे, जब आप उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग उस कंक्लूजन को देखोगे तो आपसे जो आंसर पूछा जाएगा, आंसर बेसिकली पूछा जाएगा 2 फॉर्मेट में। एक जिसको बोलते हैं फॉलो, और एक फॉर्मेट जिसको बोलते हैं क्या? डू नॉट फॉलो। ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं? डू नॉट फॉलो। अच्छा, फॉलो के अंदर क्या आएगा? फॉलो के अंदर डायरेक्टली वो आ जाएगा जो 100% राइट है।
जैसे सपोज कर लो कि आप में से किसी ने अपने किसी दोस्त को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ V3S मॉल के बाहर देखा, आपने देखा, दैट इज़ ए ट्रूथ, ही वॉज देयर विद समबडी, लेकिन उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पता करना थोड़ा मुश्किल है अनटिल अनलेस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो आपके पास, समझ रहे हैं। तो जो आपने देखा अपनी आंखों से, दैट वाज ट्रूथ, और अगर ऐसी कंडीशन मिले तो आप उसको क्या करोगे, राइट। लेकिन वो आपसे बोले कि नहीं भाई मैं तो था ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो जो फॉलो है वो क्या होगा, राइट, और जो डू नॉट फॉलो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन एक थर्ड कंडीशन आएगा, थर्ड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सेगमेंट को, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा उस दोस्त को उस लड़की के साथ, किसी और ने भी देखा होगा आपको, और जो किसी थर्ड पर्सन ने देखा, उन दोनों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि विच काइंड ऑफ रिलेशन दे आर मेंटेनिंग, आर दे सिबलिंग्स, आर दे समथिंग एल्स। लेकिन आपने कहा कि नहीं देखो, जिस हिसाब से मैंने देखा मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त होंगे। लेकिन दूसरे ने बोला कि तुम्हें नहीं पता, मेरे नज़रिए से देखो वो तो भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे। ऐसा ना तो श्योर आप हो 100%, ना तो श्योर वो है 100%। और ये ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसको हम किसके अंदर पुट कर देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड के अंदर। इसका मतलब जब कोई भी डायरेक्ट चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, आप उस कंडीशन में भी अज्यूम करो, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सिलॉग्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ तक आपको क्या देखना था, स्टेटमेंट गिवन होगा, उसके बेस पर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से आपको कंक्लूजन कनेक्ट करना पड़ेगा। वो जो कंक्लूजन होगा कभी राइट होगा, फॉलो कर दीजिएगा, रॉन्ग होगा, डू नॉट फॉलो। कभी कभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। अच्छा, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉलो में भी चला जाता है, और ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड डू नॉट फॉलो में भी चला जाता है। कब, ये अपन आगे पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये समझो पहले, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। लाइक सपोज करो आप हॉस्टल में रहते हो, खाना बनाते होगे, कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं ना, पर उसमें सब्जियां बना रहे हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। वैसे ही सिलॉग्स को फ्रेम करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप समझ गए होगे कि मैं आपसे क्या बताने वाला हूँ। तो ये इंग्रेडिएंट्स है क्या, 4, 5, 6 डिफरेंट पार्ट्स, जिसको समझना ज़रूरी है। अगर आपने उसको समझ लिया और उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन फ्रेम हो सकता है आपने उसको समझ लिया, तो आप यूँ समझ लो कि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप सिलॉग समझ गए। तो चलो फटाफट उसको समझते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स होगा बच्चे, वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स होता है क्या, सम। देन अच्छा, अगर इसकी हिंदी देखूं तो हिंदी क्या होती है, कुछ। देखो अब मुझे नहीं पता ये कुछ सही है या गलत है, लेकिन ये जो भी है यही कुछ है। मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वाला होता है। बहरहाल जो भी होता है समझ लेना, सम, इसीलिए मैं हिंदी लिखता नहीं हूँ। अच्छा, ये जो सम है, इसके अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो होता है ना, सम ए आर बी, ऐसा बनेगा। अच्छा, पर वेन डायग्राम कैसा बनाए, तो वेन डायग्राम हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा बनाएंगे, एकदम सिंप्लीफाइड वे में, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, नथिंग, एकदम सिंपल। कई सारे टीचर्स, मेरे खुद के दोस्त भी हैं बहुत सारे, वो अजम्पशन में बनवाए थे कि ऑल बना दो, सम तो हो ही जाएगा। नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन देखिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जितना पता होता है वो तो पता होता है, जितना हमें नहीं पता होता हमें वो ज़्यादा पता होता है, हम उसको ज़्यादा फैला रहे होते हैं भर भर के। उससे बचना है सिलॉग्स के टॉपिक में। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उतना ही एज्यूम करें, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बाकियों के लिए भी शानदार रहेगा। ठीक है, तो सम। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब बात ये रही कि क्या सम हर बार सम वर्ड से ही पूछा जाता है, तो बेटा नहीं है। इसके लिए कई सिनोनिम्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। कई बार एक वर्ड यूज़ किया जाएगा क्या, एटमोस्ट। कई बार यूज़ किया जाएगा क्या, एटलीस्ट। कई बार यूज़ किया जाएगा क्या, मैक्सिमम ARB। कई बार यूज़ किया जाएगा क्या, मिनिमम ARB। परसेंटेज में 1% से लेकर 99.9% तक, और ये 1% भी नहीं, 0.1%, यानी कि 0 से बड़ा और 100 से छोटा कुछ भी दे दे, आप सब क्या कंसिडर करने वाले हो, सम कंसिडर करने वाले हो।
समझ आई बात? ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। आप इस बेसिस पे, वैसे अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में अभी बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अपन उतना ऊपर नहीं जा रहे हैं, बेसिक रखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, क्वेश्चन आते आते मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको उस लेवल तक पहुँचा दूँ कि अगर आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा मुश्किल भी आ जाना है तो आप ये क्लिक कर दो। डन। तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट, ये रहा हमारा डायग्राम और ये रहा रिप्लेसमेंट वर्ड। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि सिलॉग्स में एक स्टेटमेंट, जैसे ए और बी है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, इससे रिलेटेड कितने कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं, कितने? तो बेटा एक स्टेटमेंट से रिलेटेड टोटल 8 कंक्लूजन बेसिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हम वो चेक करेंगे कि हमारे वो कंक्लूजन में इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा रॉन्ग है। लेकिन फर्दर अभी मैं फटाफट आपको बताता हूँ दूसरा, और दूसरा जिसको बोलते हैं ऑल। अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखोगे? ऑल ए इज़ बी। और अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में देखूँ तो ये जो ऑल है ना, आप सिंप्लीफाइड वे में ऐसा समझे कि जिस वेरिएबल के पहले ऑल लगा हुआ हो वो जो होता है ना वो छोटा बनेगा, और जो दूसरा है वो क्या बनेगा? बड़ा, और ये हो जाएगा ऑल इज़ बी। डन। अब बात रही कि क्या इस ऑल को भी रिप्लेस करने वाले ऐसे कुछ वर्ड है? हाँ है, बिल्कुल है। क्या है वो देख लीजिए। एक आपका वर्ड है फुल, एक आपका वर्ड है क्या? होल, एक वर्ड है क्या? कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट। एक वर्ड है क्या? इंटायर। क्या है? इंटायर। और अगर परसेंटेज की बात कर लूँ तो क्या होगा? 100%। ये सारा जो है ये आपका क्या है? समझ गए? ये हो गया। तो ये बेसिक 2 स्टेटमेंट हो गया। एक तो सम आपने समझ लिया, सम का डायग्राम आपके सामने है, सम को और किन किन शब्दों से पूछा जा सकता है। दूसरा ऑल है, ऑल का डायग्राम आपके सामने, दूसरा ऑल। अच्छा, अब कई सारे टाइम, फिर से मैं बोला एजम्पशन में, कई सारे टाइम टीचर्स ये करा देते हैं कि अगर आप ए को ऐसा, बी को ऐसा कर दो तब भी तो ऑल है ना। पढ़ना नहीं फर्जी के चक्कर में, नॉर्मल सिंप्लीफाइड रखेंगे। ये अजम्पशन का केस है, जब क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे, नहीं पूछा जाएगा बकवास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो वो था सम, एक हो गया ऑल। अब अपन आते हैं किस पे? सम नॉट पे। किस पर? सम नॉट पे। अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट कैसा मेंशन होता है? सम ए आर नॉट बी, ये मेंशन रहता है, सम ए आर नॉट बी। अब अगर इसके डायग्राम की बात करें, अच्छा कई सारे टाइम बच्चे ना कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन में क्या रहते हैं कि अगर ये जो डायग्राम था जिसमें इतना सम दे रखा है, बाकी ये सारा नेगेटिव ही तो है। अपन उस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, पहले समझ लीजिए। सम नॉट को अगर हिंदी में बोलूँ, सम ए आर नॉट बी, तो क्या कह रहा है? कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है। मैं इसमें डिटेल में आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो ये, अनटिल अनलेस किसी भी चीज़ के बारे में डायरेक्ट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, आप भी नेगेटिव कंसीडर मत करिएगा। जब मैं पिछले स्लाइड पे चलूँ और यहाँ बात करूँ तो यहाँ हमारे पास सम की इन्फॉर्मेशन दी गई है पॉजिटिव, रिमेनिंग जो दोनों है एक दूसरे के बाहर है, दूर है, बट हमें ये नहीं पता कि उसका नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ए का जो ये पार्ट है और ये पार्ट है उसके बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर बात अपन करेंगे किसकी? सम नॉट की, तो आपका जो डायग्राम होगा वो सम ए, और इसमें से कोई भी टुकड़ा चूज़ कर लीजिए और उसका रिलेशन बी के साथ ऐसा लिख के ये कर दीजिए सम नॉट। समझ आई बात? ये एग्जांपल के लिए मैंने मेंशन किया था, इसको हटा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं। डन। चलिए अब चलते हैं फोर्थ पे, ये हमारा था थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या है? नो। अगर बात करें स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट कैसा लिखा रहता है? नो ए इज़ बी। बहुत सिंपल होता है, सारे का सारा ए, सारे का सारा बी एक दूसरे से 100% दूर रहेगा। तो जैसे इस वाले में सम और ऑल दोनों ही पॉजिटिव, एक थोड़ा सा और एक फुल, वैसे ही इस वाले में एक सम नॉट और एक नो की कंडीशन दी गई। ठीक है, आई होप ये चारों का डायग्राम आपको समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप क्लियर कर लोगे। अब आते हैं
5वें पे। अच्छा 5वां ना एक टर्म होता है ओनली, वैसे मैंने एसएससी के क्वेश्चंस में अभी तक नहीं देखे यूज़ किए हुए, लेकिन सिलॉग से रीजनिंग में पूछा जा सकता है कुछ भी, और 2 मिनट में अगर क्लियर हो रहा है तो क्यों ना क्लियर कर ले। ठीक है, देखिए ओनली का, ओनली में क्या है, ओनली अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाता हो ओनली ए इज बी, इसको समझने से पहले एक बार यहाँ सपोज कर लो कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी ए बी सी डी और एक लाइन लिख दिया ए इज टॉलर देन, ए इज टॉलर देन ओनली बी। इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, आप एक बार जल्दी से दिमाग में सोचो अपने कि ए इज टॉलर दी का क्या मतलब है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्टली ये कह रहा है कि ए इज टॉलर देन ओनली बी, इट मीन्स ए केवल बी से लंबा है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ए सिर्फ बी से लंबा है, इट मीन्स ए बाकियों से लंबा नहीं है। ए जो दूसरे पर्सन है ना, कौन सा, सी और डी, उससे लंबा नहीं है, ए केवल एक पर्सन से लंबा है। और इस कंडीशन को अगर आप अरेंज करोगे तो ये ए और बी और बाकी सी डी इधर हो जाएगा। बेसिकली इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओनली जो वर्ड होता है ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है। और इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं, सिलॉग्स में। इसमें एक छोटा सा और एग्जाम्पल है। अब हमसे क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एसी ऑफ कर दें। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, दूसरा और कोई बी को टच कर ही नहीं सकता। मतलब एक पोजीशन दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा पोजीशन, एक ऐसा पोजीशन, लाइक सपोज करो मैं ऑफलाइन क्लास में ज़्यादातर ये पूछता रहा हूँ, आपसे पूछ रहता हूँ कि सपोज कर लो कि आप सामने जो बैठे हो मेरे, आपकी गर्लफ्रेंड है, ऐसा मान लेते हैं, नॉर्मल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप डार्क डिफरेंट रिलेशन हो तो सिंपल रखिएगा। आपकी गर्लफ्रेंड है तो क्या आप चाहोगे कि वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे? आई होप आपका आंसर आ गया होगा कि नहीं सर ऐसा ठीक नहीं होगा। ऑल्दो आजकल मॉडरेट लाइफ है, मॉडरेट वर्ल्ड है, कई सारे लोग कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इधर हाथ चल रहा है, दूसरी तरफ भी पाँव मारे पड़े हैं, तीसरी तरफ मुंह मारे पड़े हैं, ऐसा चलते रहता है जनरल लाइफ में आजकल चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सही नहीं है, बट ठीक है, अपना अपना परसेप्शन है, लोग जी रहे हैं। अपन लौट के आते हैं समझ में, क्या लिखा, ओनली ए इज़ बी। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका कन्फिग्रेशन कैसा बनाऊं। क्या मैं इसका कन्फिग्रेशन अगर ऐसा बना दूं तो क्या ए ने बी को प्रोटेक्ट कर लिया हर तरफ से? नहीं। क्या मैंने ये कन्फिग्रेशन बना दिया, क्या ए ने बी को प्रोटेक्ट कर लिया हर तरफ से? केवल ए हो गया बी? नहीं, अभी भी बी ओपन है, वो किसी और की हो सकती है, अभी भी बी ओपन है, वो किसी और का हो सकता है। अगर इन दोनों को हटा दूं मैं यहाँ से और फाइनली एक तीसरा कन्फिग्रेशन बना दूं, क्या ये सारे का सारा बी किसके अंदर, ए के अंदर, क्या अब ए ने इस बी को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया? आंसर है हाँ। अब इस बी को कोई और टच नहीं कर सकता। इस बी का बाकी सारे एलिमेंट के साथ कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव। दैट इज ओनली एस बी। अब इतने बड़े जो एग्जांपल्स मैंने बताए, इसको सिंप्लीफाई वे में बोलूँ तो ये जो ओनली है ना, इस ओनली को कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, ऑल में। बट वाइल कन्वर्टिंग ओनली इनटू ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये बी और ए की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। इसका मतलब ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी इज ए। डन। सो ये आपका केस रहेगा ओनली का। अब इन्हीं पांचों टर्म्स का यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे, बट साथ साथ में मैं एक छोटा सा और छठा बता देता हूँ। बैंकिंग में पूछा जाता है लेकिन पूछ ले सकता है। क्या पूछेगा, ओनली अ फ्यू ए इज बी। ये ए इज बी अलग है, ये मेन टर्म है ओनली अ फ्यू। अब समझिए, पिछले वाले स्लाइड में मैं शायद मिस कर गया था लिखवाना सम का। सम के लिए और भी होता है, ये वर्ड भी होगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उसके बाद क्या होगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब समझिए इस फ्यू का क्या मतलब है, सम। डन। फ्यू का मतलब क्या है, सम। कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ ये रहा ना। फ्यू का मतलब क्या है, सम।
और ओनली का मतलब आपने देख लिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब अब जिस वेरिएबल के पहले ओनली अ फ्यू लगा हुआ है उसका दूसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशन भी होगा और नेगेटिव रिलेशन भी। लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है? सम को। इसका मतलब इस ए का इस बी के साथ ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया और रिमेनिंग इस ए में से कोई भी पार्ट चूज कर लीजिए, उसका बी से कैसा बना दीजिए? नेगेटिव। दिस इज ओनली अ फ्यू। और अभी तक जो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, 6 डिफरेंट वेरिएबल्स, सम, ऑल, सम नॉट, नो, ओनली अ फ्यू, ये 6 ऐसी चीज़ें जिसका यूज़ करके सिलॉग्स के अंदर सारे क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाएंगे और सारे आंसर भी फ्रेम किए जाएंगे। डन। चलो अब अपन बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ और मैं कोशिश तो यही करूँगा कि अगले 25 मिनट्स में इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर दिया जाए। अच्छा सुनो, सिलॉग्स में एक तो नॉर्मल कंडीशन आपसे पूछा जाएगा। नॉर्मल का मतलब ये कि वैसे क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल होंगे। दूसरे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? पॉसिबिलिटी। और तीसरा आपसे एक कंडीशन क्या पूछ लेता है? ये आइदर और का। ये 3 चीज़ें हैं। तो पहले अपन इससे शुरू करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बहुत बेसिक। आज मैं सच में एक ऐसे मूड में हूँ कि अगर ये सिलॉग्स को कोई एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो उसको भी 100% समझ में ऐसे कंडीशन बनाने वाला हूँ। तो मैं स्लाइड चेंज कर लेते हैं। स्लाइड 1 में मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिख दिया स्टेटमेंट सम ए आर बी और स्टेटमेंट 2 सम बी आर सी। ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसी के आगे मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन। क्या लिख देता हूँ? कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख दिया मैंने सम ए आर सी और कंक्लूजन नेक्स्ट लिख दिया क्या? सम बी आर ए। बहुत सिंपल, जो मतलब इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आपके इस सिलॉग्स के अंदर। इतना सिंपल मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी। सपोज करो मैंने लिखा सम ए आर बी, मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था सम ए आर बी, यही तो बनाएंगे। दूसरा मैंने बना दिया सम बी आर सी, यही तो बनाएंगे। देखो कितना सिंपल बनाया मैंने, ताकि आप एक बार समझो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। पहला क्या लिखा है? सम ए आर सी। अब एक और ध्यान से समझो, ये ए और ये सी क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? कई बार मन में आता है कि हाँ सर वो भी बी में है, ये भी बी में, दोनों बी को जरूर टच कर रहा है, लेकिन ए का सर्कल ये रहा और सी का सर्कल ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डू नॉट फॉलो में। लेकिन अगर बैंकिंग के लैंग्वेज में पढ़ाता तो पहले मैं इसको CND करता। क्यों? क्योंकि ना तो इसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया होता, मैंने वो भी नहीं कर रखा है, और ना तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ओवरलैप कर रहा है। डन। दूसरे में आता क्या लिखा? सम बी आर ए। ऑफकोर्स इस बी ने इस ए को ओवरलैप कर रखा है, तो ये हो गया करेक्ट आपका आंसर फर्स्ट। डन। और ये बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आया होगा, और जिनको समझ आ रहा है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो इसका रिवीजन करते चलेंगे। समझ आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा सम ए आर बी, उसके बाद मैंने लिख दिया क्या? ऑल बी इज सी, एंड थर्ड मैंने क्या लिख दिया? सम सी आर डी। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। अब किसकी बात कर लें? कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मैंने क्या लिख दिया? सम ए आर सी। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या लिख दिया? सम डी आर ए। ये रहा। ठीक, चलो पहले 30 सेकंड आप लोग फटाफट सॉल्व करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अपन करेंगे आगे। ठीक है। अब अगर इसके डायग्राम की बात करो, आपको पता है इसका डायग्राम कैसा बनने वाला है, आपने बेसिक कभी भी सीखा और आपको पहले से भी पता है। मैंने इस ए का बी के साथ ये बना दिया।
अब कह रहा है ऑल बी इज सी, ये सारे का सारा बी किसके अंदर है, सी के अंदर है, और सम सी आर डी, सी किसके अंदर, डी के अंदर। क्या यही डायग्राम है? बिल्कुल यही डायग्राम है। अच्छा देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए भी नज़र नहीं हटना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बेसिक से एक एक सी डी से ऊपर लेके चलो। अभी मैंने नेगेटिव इसमें शामिल तक नहीं किया है, ऐसा पैटर्न मैंने बना रखा है, ठीक है। अब आते हैं, अब क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछ लिया गया है कि सम ए आर सी, हमें देखना पड़ेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ए रहा ये पार्ट ए का है और ये रहा सी, क्या ए और सी ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है? यस, तो करो ना क्लियर आंसर, यस। दूसरा कह रहा है सम डी आर ए, डी का पार्ट ये रहा, ए का पार्ट ये रहा, ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा, ना उनके बारे में कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, एक दूसरे से दूर है। इफ़ 2 वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इट डज मीन आपके पास उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप आंसर देने के ही कंडीशन में नहीं है, आप क्या करोगे? डू नॉट फॉलो। समझ आया? ये रहना दूसरा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराने वाला, और मैं चाहता हूँ कि इस 5 क्वेश्चन के बाद आप बोलो कि सर ये इतना ईजी, ये लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिखा ऑल A is B, sum B are C and no C is D। ये रहा स्टेटमेंट। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ? कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या लिख देते हैं? कंक्लूजन सिंपल बना लेते हैं, सम A R C। कंक्लूजन नंबर 2 बना देते हैं, सम बी आर नॉट डी। मैंने नेगेटिव की एंट्री कर दी है फाइनल। अब आपको समझना पड़ेगा, नेगेटिव की एंट्री मैंने करा दी है। क्या ये बहुत मुश्किल होने वाला है? आंसर है नहीं। क्या ये बहुत आसान होने वाला है? कोशिश कर रहे हैं आसान बनाने का आपके लिए, लेट्स सी। अच्छा, अगर डायग्राम बनाऊं तो ऑल ए इज बी का मतलब ये सारे का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर। ये बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। दूसरा मैंने लिख दिया सम बी आर सी, सम बी आर सी, यही बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। तीसरा मैंने लिख दिया नो सी इज डी, सी का डी से कोरिलेशन है। क्या डायग्राम ये 100% श्योर है? डिट्टो 100% करेक्ट है ये। अब आते हैं आगे, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है? ध्यान से समझना। सम ए आर सी कह रहा है कुछ ए सी है क्या? अब बेटा ए तो ये रहा, सी ये रहा, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? आंसर है नहीं। क्या इनके बारे में नेगेटिव है? आंसर है नहीं। तो ना तो पॉजिटिव पता ना नेगेटिव पता, फिलहाल आप इसको क्या कर दीजिए? डू नॉट फॉलो। ये करेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा फिलहाल तो। दूसरा क्या है? सम बी आर नॉट डी, कह रहा है क्या कुछ भी ऐसा है जो डी नहीं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मुझे ये बताओ, क्या इस सी का कोई भी पार्ट, क्या इस सी का कोई भी पार्ट इस डी के अंदर जा सकता है? जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सी और डी का नेगेटिव है। क्या इस बी का कोई ऐसा पार्ट है जो सी के अंदर है? आंसर है यस। तो क्या बी का वो पार्ट जो सी के अंदर है, क्या वो डी के अंदर जा सकता है? नहीं। तो वही तो बात कह रहा है, सम बी आर नॉट डी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझ आया? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ डिफरेंट बनाने का, डन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप क्लियरली मेंशन कर पाओ। सपोज कर लो एक मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लिया और बेसिक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख दिया, ऑल ए इज बी, फिर मैंने लिखा सम बी आर सी, और थर्ड मैंने लिख दिया ऑल सी इज डी। ये रहा स्टेटमेंट। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन नंबर 1 में मैंने लिखा सम ए आर डी इज पॉसिबल। क्या लिख दिया मैंने? सम ए आर डी इज पॉसिबल। दूसरा मैंने लिख दिया क्या? दूसरा मैं लिख देता हूँ सम बी आर डी। एक पॉसिबिलिटी ले लिया तो एक नॉर्मल केस ले लेते हैं, क्या हो गया? धीरे धीरे करके समझ लेंगे।
पहले लिख दिया मैंने वो और फिर ये। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूँ इसका डायग्राम बनाने का, ऑल ए इज़ बी, तो आप डायग्राम कैसा बना दोगे? ऑल ए इज़ बी। उसके बाद मैं बोलूँ सम बी आर सी, सम बी आर सी। तीसरा मैं बोलूँ ऑल सी इज़ डी, ऑल सी इज़ डी। डन? चलो। अच्छा, पॉसिबिलिटी एक ऐसा केस है ना जो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं सम ए आर डी। मुझे ये बताओ, ये जो ए है वो ये रहा और ये जो डी है वो ये रहा, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? नहीं पता आपको। क्या ये एक दूसरे के बारे में नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है? नहीं पता आपको। दो पर्सन एक दूसरे के साथ खड़ा है अलग अलग फेस डायरेक्शन में फेस करके। क्या ये मान लूँ कि वो दोस्त है, उनके बीच लड़ाई हुई पड़ी है? क्या मान लो वो दुश्मन है? क्या ये मान लो कि वो दोस्ती है? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इफ टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग और सिटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इट मीन्स वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, वी कांट से एनीथिंग इन अ प्रॉपर वे। सेम कंडीशन है। अगर इस ए और डी के बारे में ना तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन गिवन है ना नेगेटिव गिवन है, तो फिलहाल जो इतना कंक्लूजन है बच्चे, इतना कंक्लूजन है, इसको आप क्या करोगे? डाउटफुल। हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन डाउटफुल के साथ जैसे ही पॉसिबिलिटी ऐड होगा, कंक्लूजन 100% क्या हो जाएगा? करेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है? सम बी आर डी, सम बी आर डी। अच्छा, ये जो बी है, समझो एक बार ध्यान से समझो। सम बी आर डी, ये जो बी है, ये जैसे ही इस डी की बात करें, क्या ओवरलैप कर रहा है? हाँ कर रहा है, 100% कर रहा है। सेकंड भी, फर्स्ट भी करेक्ट और सेकंड भी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये सम बी आर डी में भी आगे लिखा होता इज, क्या लिखा होता? पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबल, तब क्या होता? तब ये कंक्लूजन करेक्ट ना होकर रॉन्ग हो जाता। अगर कोई भी चीज़ पहले से 100% श्योर है, आप उसमें संभावना नहीं लगा सकते। ए और बी दोस्त है एक दूसरे का। ए को पता है कि सी ए का है जो बी का बेटा है, वो 100% श्योर है। क्या वो ऐसा कह सकता है कि मुझे ऐसा लगता है सी बी का ही बेटा है? रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब बेसिकली ये कि जिन चीज़ों के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, आप उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। पॉसिबिलिटी सिर्फ वहीं लगाया जाता है जिस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, आपको अजम्पशन लगाने की ज़रूरत पड़े वहाँ पर। जैसा मैंने बताया था, आपको याद है मेरे वो दोस्त वाली कहानी, राहुल और राजू वाली, लास्ट टू लास्ट पीरियड में मैंने आपको सुनाया था। उसको लग रहा था कि वो मुझे चाहती है, उसको लग रहा था वो मुझे चाहती है, और वो जो थी वो दोनों में से किसी को नहीं चाहती। वो किसी थर्ड पर्सन को चाह रही थी, और वो थर्ड मैं बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही नाटा छोटा सा आदमी अलग टाइप का था। वो दोनों मतलब माशाल्लाह बहुत शानदार हैंडसम व्यक्ति थे। थर्ड पर्सन वो कोई और ही था जो उसके ज़िंदगी में था। तो दोनों ही आस लगाए रह गए और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाए। वही कहानी, ध्यान रखिएगा। अनटिल अनलेस पूरी तरह के, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, स्वीकृति मिल जाना, जब तक वो न मिले तब तक अपने से 100% श्योर मत होइएगा। चलो, ये रहा आपका पॉसिबिलिटी का। कैसे ध्यान रखिएगा? अगर दो वेरिएबल के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी हमेशा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉसिबिलिटी मत लगाइएगा। समझ आई बात? और इसको और डिटेल से समझने के लिए मैंने एक 20 क्वेश्चन का सेट ऑलरेडी सिलॉग्स का डाल रखा है, वहाँ पर जाके उसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं ईदर और की कंडीशन। एंड आई होप अगले 5 मिनट में अपन इसको करेंगे कंप्लीट। पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन में अगर लिखा गया हो स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा गया हो सम ए आर बी, और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा गया हो सम बी आर सी। कंक्लूजन वन में पूछा गया आपसे सम ए आर सी। कंक्लूजन नेक्स्ट पूछा गया नो ए इज सी। कंक्लूजन थर्ड पूछा गया ऑल ए इज सी। कंक्लूजन फोर्थ पूछा गया सम ए आर
नॉट सी। अब आप कहोगे सर जितने बन सकते थे सारे बना दिए, जानबूझ के बनाए हैं ताकि ये ईथर और आपके दिमाग में हमेशा के लिए 100% श्योरिटी के साथ क्लियर हो जाए, दोबारा कभी सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े इसको। समझ रहे हैं? चलिए करते हैं। अच्छा, डायग्राम तो इतना छोटा सा है, सम ए आर बी और फिर सम बी आर सी। मुझे ये बताओ, क्या ए और सी ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं। क्या ए और सी के बीच में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है? नहीं। ना तो पॉजिटिवली कनेक्ट कर रहा है ना तो नेगेटिव कनेक्ट कर रहा है। मैं तो ये बोलूँगा कि इन सब को ऐसा CND कर दीजिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर अकेला अकेला हो तो सबको डू नॉट फॉलो कर दीजिए, ये डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो। अब सुनो, कभी ये जो नो ए सी है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। ये ए और सी दूर है, लेकिन अनटिल अनलेस ये इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, नो कंसीडर करने की गलती मत करिएगा। वो दोनों दूर है लेकिन उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पता अपने को। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ज़्यादातर बच्चे वहीं गलती करते हैं। अब बात ये रही कि मैंने ये जो कंक्लूजन लिखवा दी, क्या इसमें आइदर और की कंडीशन बन रही है, और अगर बनेगी तो कैसे और क्यों और कहाँ, वो सारी चीज़ बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो दो कंक्लूजन है ना, इसको मैं यहाँ से हटा के और इसको मैं इधर ला देता हूँ, इसको बाद में अपन चेकआउट करेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ना तो ये करेक्ट ना तो ये करेक्ट, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में पूछूं तो या तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ही कंडीशन तो बनेगी। जस्टिफाई कैसे करेंगे, चलो चेकआउट करके बताता हूँ। आइदर और की कंडीशन के लिए 2-3 चीज़ें समझनी पड़ती है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ कंक्लूजन है वो कितने होने चाहिए, तो मैंने 2 रख रखे हैं। दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात करें तो कैसा होना चाहिए, CND। मैंने CND कर दिया है। CND क्या मतलब, जब पता नहीं चल पा रहा हो आपको डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दोनों में सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब यहाँ भी A और C, यहाँ भी A और C। समझ आई बात। तीसरा, पहला तो ये बोल दिया, दूसरा ये बोल दिया, तीसरा ये। अब क्या, एक A पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। डन। बट इस पॉजिटिव नेगेटिव में भी एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर एक, यहाँ मैं उसको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर एक ऑल होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, सम नॉट। और अगर एक सम होगा, क्या होगा, सम होगा, तो दूसरा क्या होना चाहिए, नो। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार ऑल और नो दे देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप कहोगे सर ने बताया था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, आइदर और कर देते, नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में भी ये पेयर है, ऑल के साथ सम नॉट और सम के साथ नो। क्यों, इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, दोबारा उसका लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा वहाँ जाके। डिटेल्ड में मैंने समझाया उसको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपके आइदर और का कॉन्सेप्ट है। आइदर और का ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। अब हमसे पूछा गया सम A और C, हमें नहीं पता, नो A C नहीं पता। अब यहाँ चेक करते हैं कंक्लूजन कितने होने चाहिए, 2। क्या 2 कंक्लूजन है, यस। दोनों कंक्लूजन का स्टेटस कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए। क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर रखा है ना, हमें नहीं पता, डू नॉट फॉलो कर दिया था। क्या एलिमेंट सेम है, A और C, यस। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सम और नो। क्या इस पेयर से में भी है, सम और नो, यस। इसका मतलब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में फाइनल आंसर बनेगा, अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिख दूं तो आपका आंसर बनेगा ईदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें अभी बता ली है जो ज़्यादातर सिलॉक्स में SSC में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में कभी। क्या बचा लिए कि क्या यह है, जैसे A और C है और यहाँ पर C और A हो जाता, पोजीशन बदल जाता, क्या तब भी आइदर और होता, कई कंडीशन में होता और कई कंडीशन में नहीं होता है। मैं फ़िलहाल छोटे से इसमें रूल बस लिखवा देता हूँ कि कब कब होगा और कब कब नहीं होगा, आप उसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो और भी बेहतर है। बाकी मैं अलग से इसकी एक छोटी सी वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। समझ रहे हैं? चलिए देखो, ये अगर आपका पेयर किसका बनता हो, सम और नो का, तो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम तो होना ही चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन की बात कर ले, किसकी पोजीशन की बात कर ले, सेम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम हो तब भी करेक्ट, ना हो तब भी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। बट अगर पेयर किसका हो, ऑल और सम नॉट का, तो अगर फर्स्ट ए सेकेंड सी फर्स्ट कंक्लूजन में, तो दूसरे कंक्लूजन में भी फर्स्ट ए सेकेंड सी ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर सी और यहाँ पे ए हो जाता तो फिर वो आइदर और की कंडीशन नहीं बनता। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये जितने भी रूल्स आपने लिखे, दो कंक्लूजन, स्टेटस डाउटफुल, एलिमेंट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ऑल और सम नॉट की कंडीशन हो, ऑल और सम नॉट की कंडीशन हो, तो हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। सम और नो की कंडीशन हो, पोजीशन सेम हो ना सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और ऐसा क्यों है? ऑल और सम नॉट ही क्यों है? सम और नो ही क्यों है? एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होनी ही क्यों चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कल मैं दूसरी वीडियो 10 मिनट्स की एक डिटेल्ड में आपके लिए बना कर सेपरेटली शेयर करूँगा। ठीक है। तो ये था आपका सिलॉक्स। जो बेसिक क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो मैंने करा दिए हैं 5। उसके अलावा जो बेसिक पैटर्न था वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। बाकी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सिलॉक्स के जो लेक्चर हैं मेरे ही ऑलरेडी डले हुए हैं चैनल पे। अभी मंथ पहले ही जो दूसरा बैच था उसमें भी मैंने पढ़ाया था, आप वहाँ से एक बार जाके चेकआउट करिएगा। कन्फ्यूजन हो वो कमेंट करें। आपको पता है फ़ोन नंबर्स भी इंस्टाग्राम एवरीवेयर, आप जहाँ चाहे कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, और कल सिलॉक्स कुछ छोटे से पार्ट के साथ मिलूंगा जिसमें ये मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।